बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बिजनेस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ आई एम प्रोफेसर सियाद मोहसिन। टुडे वी विल डिस्कस इंटर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम डेवलपमेंट। आज जो हम बात करेंगे, हम इंटर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम डेवलपमेंट पे बात करेंगे। फिर हम एक्सॉन मोबिल को केस के तौर पर देंगे कि उसने कैसे अपना इंटर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम डेवलपमेंट किया। हांगकांग एक्सचेंज एंड क्लियरिंग को भी हम उसकी भी केस स्टडी को देखेंगे। फिर हम इंटरनेट बेस्ड सिस्टम, एप्लीकेशन सर्वर, जावा डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे। वेब सर्विसेज पे बात करेंगे, वेब सर्विसेज एडवांटेजेस फॉर ई बिजनेसेस, वेब सर्विस टर्मिनोलॉजी, वेब सर्विस मॉडल, ट्रेडिशनल वेब बेस्ड सिस्टम और वेब सर्वर क्लस्टर पे बात करेंगे आज। उसके बाद फिर हम बिल्डिंग अ वेब सर्विस केस एग्जांपल देखेंगे, बैकेंड्स की केस एग्जांपल देखेंगे वेब सर्विसेज के हवाले से, और फिर बिल्डिंग अ वेब सर्विस, प्रिपेयरिंग ऑन द फ्लाई वेब सर्विसेज डेवलपमेंट के इंस्टेंटली कैसे वेब सर्विसेज डेवलपमेंट होती हैं उनको भी देखेंगे। इंटर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम डेवलपमेंट, वन ऑफ द मेन बिजनेस ट्रेंड्स इज द अपीयरेंस ऑफ बिजनेस इकोसिस्टम, ग्रुपिंग ऑफ बिजनेसेस दैट वर्क क्लोजली टुगेदर। सो बिजनेसेस में जो ट्रेंड सबसे बड़ा अभी आया है वो ये कि एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया। तमाम जो बिजनेसेस जो एक दूसरे के साथ काम करते थे उनका एक ग्रुप सा बन गया। ये जो ग्रुप था ये पूरा एक इकोसिस्टम बन गया, यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम इंटीग्रेट सप्लाई चेन। सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो सप्लाई चेन को इंटीग्रेट करती है, किस सप्लायर से क्या लेना है, किस जो ट्रकर है उसको यूज़ करना है, सो ऑन सो फोर्थ। सो ये पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया। These are now a major trend as they compete against one another on their ability to reduce cost and time across their entire chain. अब ये जो सप्लाई चेन के सिस्टम इंटीग्रेट हुए आपस में, ये ऐसा इन्होंने ट्रेंड सेट कर दिया कि ये एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं और ऑब्वियसली इस compete करने में ये कॉस्ट भी रिड्यूस कर रहे हैं और टाइम भी रिड्यूस कर रहे हैं। सो इस चीज़ पे इनका कंपटीशन शुरू हो चुका है और ये कंपटीशन जो है सप्लाई चेन की तमाम जो चेन है वो आपस में करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सच इंटर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम रिक्वायर्स टीम्स फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क टुगेदर। और ऑब्वियसली ऐसा इंटर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम अगर हमने डेवलप करना है तो हमें टीम चाहिए, और वो ऑब्वियसली जब इंटर ऑर्गेनाइजेशनल है तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से वो चाहिए और वो एक साथ काम कर सकें। ऐसी टीम बनानी है जो कोहेरेंटली काम कर सकें। सो अगर हम सप्लाई चेन को एज एन एग्जांपल देखें तो ये मल्टीपल एंटरप्राइजेज हैं चेन के। एक फोकस कंपनी है जिसने सप्लाई चेन बनाया है, उसके सप्लायर्स हैं, उसके कस्टमर्स हैं, फिर ये सप्लायर्स के सप्लायर्स हैं और कस्टमर्स के एंड यूज़र्स हैं। सो यहाँ से आपने एक्वायर करना है, इस कंपनी फोकस कंपनी ने उसको कन्वर्ट करना है जिस भी फॉर्म में, और फिर ये कस्टमर्स और कस्टमर्स के कस्टमर्स ने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो ये प्रोडक्ट एंड इंफॉर्मेशन फ्लो है जो अक्रॉस द सप्लाई चेन चलेगा। एक कंपनी ने सप्लायर्स और कस्टमर्स का एक क्लस्टर बनाया, उस सप्लायर्स और क्लस्टर का अपना सप्लायर्स और एंड यूज़र का या फर्दर सप्लायर्स का क्लस्टर है। सो ये पूरी फोकस बन गया। अब पहले सिर्फ ये था कि आप सिर्फ प्रोडक्ट का फ्लो करते थे, लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट, वेब, कंप्यूटराइजेशन, डिजिटाइजेशन, आपको जो भी उसको नाम देना चाहते हैं दें, जैसे जैसे वो इन्वॉल्व होता रहा और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बनना शुरू हुए तो फिर उनके साथ इंफॉर्मेशन का फ्लो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ गया कि यू हैव टू फ्लो द इंफॉर्मेशन एज वेल, नॉट जस्ट द प्रोडक्ट। सो another type of inter-organizational system is a platform which provides infrastructure for the operation of a business, ecosystem, a region or an industry.
ये तो हमने जो पीछे देखा सप्लाई चेन या इंटर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम का, हमने ये देखा कि एक फोकस कंपनी है और वो चला रही है। लेकिन एक और टाइप जो है वो ये है कि हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं। वो प्लेटफॉर्म जो है वो जो है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, ऑपरेशंस बिजनेस प्रोसेसेस के लिए एक रीजन पे भी है। वो प्लेटफॉर्म एक रीजन के लिए भी हो सकता है, वो प्लेटफॉर्म एक इंडस्ट्री के लिए भी हो सकता है। जैसे हम सैबरे की एग्जांपल देखते हैं कि सैबरे ने जो ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया। बुकिंग सिस्टम के प्लेटफॉर्म ने फिर उन्होंने इंटर ऑर्गेनाइजेशनल में उन्होंने अपने साथ मिलाया होटल्स को भी, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और साथ साथ रेंट अ कार सर्विसेज को। अब ये जो है वो बुकिंग कंपनी, जो एयर टिकटिंग कंपनी थी, वो उसने अपने दूसरे लोगों को भी मिला लिया, फिर उसने एजेंट्स को मिला लिया, एजेंट्स के फर्दर एजेंट्स थे या उनके एंड यूजर्स थे। सो ये एक प्लेटफॉर्म सैबरे ने प्रोवाइड कर दिया, जिस प्लेटफॉर्म पे बाकी जो इंटर ऑर्गेनाइजेशनल एक सिस्टम डेवलप हो गया और उनके दरमियान एक कोहेरेंस आ गया और उनका एक इकोसिस्टम बन गया। उस इकोसिस्टम में वो अपनी बिजनेस ऑपरेशंस रन कर रहे थे एंड सक्सेस है। फिर हम इंडस्ट्री की अगर बात करें तो जैसे वीडियो गेम इंडस्ट्री है। वीडियो गेम इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि जो हार्डवेयर है वो कहीं बन रहा है, सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स कुछ और हैं, और फिर जो लोग गेम्स बना रहे हैं वो अपने गेम्स को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि निंटेंडो वी आ गया या एक्सबॉक्स आ गया या प्ले स्टेशन आ गए। अब ये जो वीडियो हैं प्लेटफॉर्म्स बन गए। बाकी लोग जो हैं, मैंने अगर गेम बनाना है तो मुझे वो गेम मुझे ये पता है कि मेरा वीडियो गेम कंप्यूटर्स के अलावा, मोबाइल के अलावा एंड्रॉयड के लिए भी बनेगा। एंड्रॉयड एक प्लेटफॉर्म है, iOS ये जो आईफोन्स हैं उनका प्लेटफॉर्म है। इसी तरह कुछ विंडो बेस्ड जो है मोबाइल्स भी आ गए हैं, तो विंडोज़ एक प्लेटफॉर्म है। इसी तरह से निंटेंडो वी एक प्लेटफॉर्म है, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है, एक प्ले स्टेशन प्लेटफॉर्म है और एक एक्सबॉक्स प्लेटफॉर्म है। अगर मुझे अपनी ऑडियंस बड़ी रखनी है, अपने बिजनेस को फैलाना है, तो मुझे उन प्लेटफॉर्म पे भी इसको यूटिलाइज करना होगा। सो दोनों किस्म के सिस्टम इंटर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम डेवलपमेंट हो रही है। एक ट्रेडिशनल जो कंपनी है और कंपनी फॉर्म हो रही है और वो अपने सप्लायर्स और अपने कस्टमर्स से डील कर रही है, और एक ये है कि प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, चाहे वो हार्डवेयर का प्लेटफॉर्म बन रहा है या सॉफ्टवेयर का बन रहा है या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशनल प्लेटफॉर्म बन रहा है, और वो इंटर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट इज अ मेजर ट्रेंड इन एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्री। अगर हम प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट की बात करें तो ये एक मेजर ट्रेंड है, और अब ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और इंक्रीज हो रहे हैं नंबर्स के लोग इसमें अपने प्लेटफॉर्म बना के करते जा रहे हैं। हम दो केसेस को अब देखते हैं जो हमारे पास हैं। एक्सॉन मोबिल, अभी तक ये प्लेटफॉर्म नहीं बना, ये टू बिकम अ प्लेटफॉर्म, और Hong Kong Exchange points out the types of coordination needed to develop an inter-organizational system for a business ecosystem। तो इसके ज़रिए हम वो देखेंगे कि कितने टाइप की कोऑर्डिनेशन जो है वो हमें ज़रूरत होती है किसी भी इंटर ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए। सो एक्सॉन मोबिल को हम देखते हैं, ये हम इंटर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम डेवलपमेंट का एक केस देख रहे हैं डिस्कशन के लिए। मोबिल क्रिएटेड स्पीड पास, अ सिस्टम दैट यूजेस 1.5 इंच लॉन्ग वैंड दैट मोटरिस्ट कैन अटैच टू देयर की चेन एंड वेव एट एन इलेक्ट्रॉनिक रीडर ऑन अ मोबिल गैस पैम्प टू पे फॉर गैस। सो मोबिल ने क्या किया कि उसने एक स्पीड पास बनाया, और उसके लिए उसने क्या किया कि वो जो है उसने 1.5 इंच लॉन्ग वैंड बना लिया
ये वेंट क्या होता है, ये बिल्कुल वो जो मैजिक स्टिक होती है ना, जो मैजिशियन यूज़ करते हैं, वो चीज़ बना दी। और वो ये क्या किया कि वो अपनी मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो अपनी की चेन में उसको डाल दें, और वो की चेन को जब वो वेव करेंगे इलेक्ट्रॉनिक रीडर के सामने, तो जितना भी पेट्रोल डलाया होगा वो इलेक्ट्रॉनिक रीडर जो है वो गैस पंप का वो उसको रीड कर लेगा और वो उतना पेट्रोल डाल देंगे। अमेरिका में पे फॉर गैस उन्होंने गैसोलीन से उसका शॉर्ट फॉर्म बना लिया है, और मतलब ये होता है कि पेट्रोल, नॉट दी CNG जिसको हम गैस कहते हैं। मोबिल्स गोल वॉज टू स्पीड मोटरिस्ट इन एंड आउट ऑफ इट्स स्टेशन। तो मोबिल चाह क्या रहा था, मोबिल पेट्रोलियम वाले ये चाह रहे थे कि जो मोटरसाइकिलिस्ट आएँ वो तेज़ी से अपने गैस डाल लें, पेट्रोल डालें और निकल जाएं। जैसे कि आपने अगर F1 फार्मूला रेस वगैरह देखा होगा कि वो टायर चेंज करने में और उसमें तेज़ी दिखा रहे होते हैं। सो वो ये चाह रहे थे कि वो उतर के कैश कर देगा या वो अपने कार्ड को इंसर्ट करेगा, वो इन सब चीज़ों से बचे और वो बस स्पीड रीडर के सामने वेव कर दे। जैसे कि आजकल आप स्टोर्स में देख रहे हैं, बड़े स्टोर्स में, कि वो अब उन्होंने बैंड बनाए हुए और वो आप उसके सामने से गुजारते हैं और आइटम जो है वो एंटर हो जाता है। उससे पहले वो कीबोर्ड एंट्री थी। सो मोबिल उस तरह का चाह रहा था। एक्सन मोबिल नाउ हैव 5 मिलियन स्पीड पास होल्डर्स। अब उसके पास 5 मिलियन 50 लाख लोग हैं जिनके पास ये वाला स्पीड पास है। दे बाय मोर मोबिल गैस देन नॉन स्पीड पास कस्टमर। दे विजिट मोबिल स्टेशन 1 more time per month and they spend 2 to 3% more money। अब इस स्पीड पास से उन्होंने क्या किया कि एक तो मोबिल गैस के पास जिन्होंने स्पीड पास ले लिया है, पहला जो उन्होंने काम किया वो ये किया कि वो स्पीड पास वाले मोबिल के अलावा किसी और से पेट्रोल डलवाएंगे नहीं, मोबिल स्टेशन की तरफ जाएंगे। ना सिर्फ ये एक तो कस्टमर की श्योरिटी कर ली, बल्कि उस श्योरिटी के साथ साथ उन्होंने ये किया, देखा जब उन्होंने ट्रेंड देखा कि जो स्पीड पास वाले थे वो ज़्यादा पेट्रोल डलवा रहे थे बनिस्बत उनके जिनके पास स्पीड पास नहीं थे। एक तो ऑब्वियस रीज़न ये हो सकता है कि वो कहीं और से भी डलवा रहे हों। फिर उन्होंने ये भी देखा क्योंकि उनके पास स्पीड पास था तो वो उनका एटलीस्ट मंथ में अगर वो 4 दफ़ा विज़िट करते थे तो 5 विज़िट हो गए, यानी 1 विज़िट और बढ़ गया, जिससे ओवरऑल उनको ये नज़र आया कि वो 2 to 3% मोर मनी स्पेंड करें। सो उनको ये नज़र आया कि वो ज़्यादा मनी स्पेंड करे जा रहे हैं और इसके ऑब्वियसली एडवांटेज हो गया, उनका बिजनेस इंक्रीज कर गया। टू लेवरेज दिस टेक्नोलॉजी इट हैज़ टीम्ड अप विद मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट इन शिकागो टू टेस्ट यूज़ ऑफ स्पीड पास टू पे फॉर फूड। अब उन्होंने स्पीड पास की टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए, उनको उसको चेक करने के लिए कि ये काम आ सकता है या नहीं, उन्होंने शिकागो में ही मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट से बात की और उन्होंने कहा कि चलो फूड देने के लिए भी उन स्पीड पास को यूज करना चाहिए। अब हम इससे आपके लिए एक ये सवाल रखते हैं कि आप इन्हीं स्पीड पास को यूज करके हाउ कुड you leverage this platform even more। सो मोबिल को आप क्या सजेशन दोगे कि वो इस प्लेटफॉर्म में को यूटिलाइज करके क्या यूज़ करे, क्या हासिल कर ले, क्या क्या फ़ायदे देख सकता है, सो या उसके कौन कौन से और यूज़ हो सकते हैं। सो हमें यहाँ पे मोबिल के लिए एक वो देना है क्योंकि ये अभी भी उस तरीके से पॉपुलर नहीं हुआ। सो अब जो अगर हम स्पीड पास का पोटेंशियल विचुअस सर्कल देखें तो जितने कस्टमर ज़्यादा होंगे उतने रिटेलर बढ़ेंगे, उतना रिटेल ज़्यादा होगी और ये एक विचुअस सर्कल या हम इसको विशस सर्कल भी कह सकते हैं कि ये वो एक शुरू हो जाएगा। लोग कस्टमर्स बढ़ते जाएंगे,
रिटेलर्स की चॉइस बढ़ती जाएगी, यानी इस स्पीड पर इसको मैकडोनल्ड फूड से हटा के किसी और इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जा सकता है, या मैकडोनल्ड के अलावा बाकी फूड चेन्स भी इसको यूज़ करें, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आप बढ़ाते चले जाएं स्पीड पास के ज़रिए। आप जैसे अगर आप के इलेक्ट्रॉनिक स्टेशंस वगैरह हैं, वहाँ पे आप स्टेशंस में टिकट जो हैं वो ख़रीद लें, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आप बहुत सारे काम कर सकते हैं उन स्पीड पास से। अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं हांगकांग एक्सचेंजेस की। ये क्लियरिंग एक्सचेंजेस एंड क्लियरिंग है। हांगकांग एक्सचेंज इज एशिया सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। ये जापान के पास सेकंड लार्जेस्ट मार्केट थी। To extend its reach beyond Hong Kong, it decided to embed its business processes in an open trading or architecture by building a third generation automatic order matching and execution system. So, हांगकांग एक्सचेंज ने क्या किया कि अपनी रीच को बियॉन्ड हांगकांग ले जाने के लिए उन्होंने कहा कि हम एक बिजनेस प्रोसेस को एम्बेड करते हैं, डालते हैं अपने ट्रेडिंग के ओपन आर्किटेक्चर में, और उसमें क्या करते हैं कि एक थर्ड जनरेशन ऑटोमेटिक ऑर्डर मैचिंग एंड एग्जीक्यूशन सिस्टम बिल्ड करते हैं। उसका गोल क्या था? इज इंटीग्रेटेड एंड एंड टू एंड कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग प्रोसेस फ्रॉम इन्वेस्टर थ्रू ब्रोकर्स टू मार्केट। सो वो ये चाह रहे थे कि उनको एक एंड टू एंड सोल्यूशन मिल जाए जो कि कंप्यूटराइज्ड सोल्यूशन हो। वो कंप्यूटराइज्ड सोल्यूशन जो है वो उसको पास ऑन करें फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू ब्रोकर्स एंड टू ब्रोकर्स टू द मार्केट। सो एक उनके पास एक कंप्लीट कंप्यूटराइज सिस्टम बन जाए जो एंड टू एंड सर्विसेज दे रहा हो। द प्रोजेक्ट वाज डॉन्टिंग, इन्वॉल्विंग बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीपल। अब जो ये जो प्रोजेक्ट था ये बड़ा लंबा टीडियस काम था, बहुत ही बड़ी टास्क थी, जिसमें जाहिर बात है इंटरनल हांगकांग एक्सचेंज के लोग थे, बट ऑब्वियसली जब ब्रोकर्स और मार्केट की तरफ जाना है तो एक्सटर्नल लोग भी मौजूद थे। 40 स्टाफ मेंबर्स फ्रॉम वेरिंग डिपार्टमेंट्स। अब उन्होंने 40 स्टाफ मेंबर्स ही ले लिए अपने वेरिंग बहुत सारे डिपार्टमेंट से। फिर 150 कंसल्टेंट्स हायर किए और 500 ब्रोकरेज फर्म्स थी। 150 कंसल्टेंट्स उन्होंने लिए, 500 ब्रोकरेज फर्म्स थी जो कि एक्सचेंज के साथ, हांगकांग एक्सचेंज के साथ एफिलिएटेड थी, उनको शामिल किया। डेवलपमेंट टुक 2 years। अब इस सारी चीज़ के लिए डेवलपमेंट जो टाइम था वो 2 साल का लगा, और उसको 3 लेवल पे उन्होंने टेस्ट करने के बाद उसको एंड किया। पहला लेवल जो था इन्वॉल्व टेस्टिंग द सिस्टम दैट सम 100 ब्रोकरेज फर्म्स बिल्ड टू इंटरफेस विद ओपन गेटवे। पहले सिस्टम में उन्होंने क्या किया कि 100 ब्रोकरेज फर्म्स को लिया, जो सिस्टम बनाया उसको टेस्ट किया, पहले सिस्टम डेवलप किया, उसके बाद 100 फर्म्स को लिया, उनको उसने उसमें इम्प्लीमेंट किया और टेस्ट किया कि उनका जो इंटरफेस बनाया है, जो कनेक्शन बनाया है ओपन गेट पे वो कैसे काम कर रहा है। वो जब टेस्ट उनको उसके डिजायर्ड रिजल्ट मिल गए, रोल आउट वॉज फेस्ड सो दैट हांगकांग स्टॉक मार्केट वॉज नॉट डिसरप्टेड। रोल आउट उन्होंने इस तरह से फेस किया, फेजिंग उसकी की कि जाहिर बात है कि स्टॉक मार्केट को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, डिस्ट्रप्शन ना हो, उसको हमें रोकना ना पड़ जाए। सो रोल आउट से मुराद ये था कि पहली जो पब्लिक अपीयरेंस थी इस फेस की, इस चीज़ की, वो उसको उस तरह से फेस किया कि जो नॉर्मल मार्केट है वो चलती रहे और जिन्होंने कंप्यूटराइज लेवल पे काम कर रहे हैं वो भी अपना काम कर लें। फिर
Hong Kong Exchange built its process into an open architecture and coordinated the construction of an inter-organizational system with components from numerous sources and participants of many kinds. फिर उसने अपने प्रोसेसेस को उस ओपन आर्किटेक्चर में कोऑर्डिनेट किया और फिर एक ऐसा इंटर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम कंस्ट्रक्ट किया जिसमें उसने ऑब्वियसली मुख्तलिफ सोर्सेज से कंपोनेंट उसमें डाले और ऑब्वियसली जब वो मुख्तलिफ सोर्सेज से कंपोनेंट डाले तो पार्टिसिपेंट भी बहुत सारे हुए और इट इज़ नाउ द फाउंडेशन फॉर इट्स इंडस्ट्री इकोसिस्टम. सो वो जो ओपन आर्किटेक्चर उसने बना लिया वो आर्किटेक्चर और वो जो इंटर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है वो फाउंडेशन बन गया उस इंडस्ट्री का इकोसिस्टम के लिए. फिर इंटरनेट बेस्ड सिस्टम में हांगकांग एक्सचेंज सिस्टम इज नॉट इंटरनेट बेस्ड सिस्टम बट इट अलाउज इंटरनेट एक्सेस फॉर ऑनलाइन ट्रेडिंग एज वेल एज अदर एक्शंस. हालांकि ये इंटरनेट बेस्ड नहीं है लेकिन ये इंटरनेट के ज़रिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं. ये नहीं है कि ये सबके लिए और कोई भी उसमें चला जाए. ऑब्वियसली उसके मुख्तलिफ यूज़र थे बट इंटरनेट हैज़ ओपनड अप द ऑप्शंस हांगकांग एक्सचेंज कैन ऑफर. सो अब जो ऑफ़र वो कर सकता है कि अगर उसका एक ब्रोकर या एक उसका जो मार्केट में बंदा बैठा हुआ है जिसको एक्सचेंज रेट्स देखने हैं या उसको कुछ बाय परचेज करना है वो अगर आउटसाइड चला गया है आउटसाइड द कंट्री सो उसके लिए वो उसको अपनी उसके साथ इंटरकनेक्ट रहना आसान है और वो अपनी डीलिंग बिल्कुल ऐसे कर सकता है जैसे वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ है और काम कर रहा है. सो इंटरनेट ने ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें बढ़ा दी हैं. क्या क्या बना दी है क्या क्या बढ़ा दिया है लेट्स सी. Internet users have become so sophisticated that internet-based system must be scalable. अब जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो इतने सोफिस्टिकेटेड यूज़र बन गए इतने उनकी डिमांड्स बढ़ गई हैं कि अब इंटरनेट बेस्ड सिस्टम जो भी बनता है उसको स्केलेबल होना चाहिए. यानी आप उसमें एडिशंस करते जाएं. उसको ऑब्वियसली रिलायबल होना चाहिए, वो बैठना नहीं चाहिए, वो चलते रहना चाहिए और ऑब्वियसली उसकी सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. वो भी रिलायबिलिटी का एक पार्ट होता है. इंटीग्रेटेड बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली विद सिस्टम ऑफ कस्टमर्स और बिजनेस पार्टनर. और उसको इंटरनल यानी इंट्रानेट के साथ भी कनेक्ट होना चाहिए और एक्स्ट्रानेट यानी ओवरऑल जिसको हमने इंटरनेट कह दिए उसके साथ भी कनेक्ट होना चाहिए ताकि बिजनेस पार्टनर्स, डिपार्टमेंट्स, कस्टमर्स सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो सकें. उनके साथ उनके दरमियान कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन का फ्लो होता रहे. टू डू दिस कंपनीज रिकग्नाइज दे मस्ट निगोशिएट लैंग्वेज डिफरेंसेस. अब इस काम को करने के लिए कंपनीज ने ये तो उनको समझ आ गई कि इंटरनेट से पहले जो लैंग्वेजेस थी वो बड़ा बैरियर थी, जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस थी. मकसद क्या था कि कोबॉल बिजनेस लैंग्वेज थी, बेसिक जो है वो साइंटिफिक लैंग्वेज थी, फोर्ट्रैन अगेन जो है वो फार्मूला या साइंटिफिक लैंग्वेज के तौर पर यूज़ हो रहे हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो उन डिफरेंसेस को ख़त्म करने की कंपनीज को रियलाइजेशन हुई कि वो होना चाहिए इंटरनेट बेस्ड के लिए. फॉर एग्जाम्पल अ सिस्टम में हैव टू पोर्ट ओल्ड कोबॉल एप्लीकेशंस टू जावा. अब इंटरनेट में जब आए तो फिर जावा आ गई. जावा लैंग्वेज अब जो कोबॉल में प्रोग्राम हुए हुए हैं, बिजनेस में जो प्रोग्राम हुए हुए हैं वो जावा में पोर्ट होने बहुत ज़रूरी था वरना जा ही नहीं सकता था इंटरनेट पे कोबॉल का जो प्रोग्राम था. रिकॉन्साइल इंटरफेस डिस्क्रिपेंसीज. अब उसमें कोबॉल के और जावा के दरमियान जो इंटरफेस के दरमियान जो डिस्क्रिपेंसीज आ रही थी उनको दूर करने की बहुत ज़रूरत थी. कोबॉल हमने एग्जांपल इस तरह की डाटाबेसेस से उनके साथ रिकन्सिलेशन थी एंड सो ऑन सो फोर्थ विद बैक एंड लेगेसी एप्लीकेशंस. सो बैक एंड की लेगेसी एप्लीकेशंस जो अवेलेबल थी, एक्सेल शीट्स थी एंड इस तरह से जो डॉक्यूमेंट्स फाइल्स थी और जो डाटाबेस फाइल्स थी, ग्राफिक फाइल्स थी, उन सब की जो लेगेसी एप्लीकेशंस थी
उनके साथ इंटरफेसिंग की इम्पोर्टेंस ज़रूरत थी, ऑफन विदाउट डॉक्यूमेंटेशन और पास्ट एक्सपीरियंस विद दो सिस्टम। और जो इसमें सबसे बड़ी हिंड्रेंसेस ये आ रही थी कि जो लेगेसी सिस्टम से उनकी कोई डॉक्यूमेंटेशन उतनी अच्छी मिलती नहीं, तो खुद मतलब हिट एंड ट्रायल पे जाना पड़ता था, या आपका अगर कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस की बेस पे आपको उसको इंटरनेट बेस्ड करना पड़ता था। टूल्स वर अवेलेबल टू हेल्प, बहुत सारे टूल्स बन गए बाद में जो इसमें हेल्प दे रहे थे, जैसे कि ओपन सिस्टम वगैरह बन गए थे। सो उनकी वजह से हमें ये बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई थी जिन पे ये काम किया जा सकता था। फिर एप्लीकेशन सर्वर बन गए इंटरनेट बेस्ड। सो originally conceived as piece of middleware to link a web server to application on other company system। so application servers को जो originally conceive किया था, सोचा ये था कि वो क्या करेंगे, ये एक piece of middleware हो जाएगा जो लिंक करेगा वेब सर्वर को एप्लीकेशन के with the applications in other company या अपनी कंपनी के सिस्टम्स में जो थे। The application server has grown into a framework for developing inter-based application। अब हुआ क्या कि वो जो मिडलवेयर था वो ग्रो करते करते एक फ्रेमवर्क बन गया, एक तरह से प्लेटफॉर्म बन गया फॉर डेवलपिंग इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन। सो इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस को डेवलप करना है तो आपको एप्लीकेशन सर्वर अपना बनाना होगा और उसको यूज़ या किसी भी एप्लीकेशन सर्वर को यूज़ करना होगा ताकि आपको ये पता चले कि आप जो इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं वो वाकई इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन है भी या उसमें कोई हिकअप्स हैं। फिगर 9.6 shows the basic application server architecture। The virtual server takes request from clients and web servers on the left, runs the necessary business logic and provides connectivity to entire range of backend system on the right। So let's see the figure। So ये फिगर है, वेब ब्राउज़र क्लाइंट्स हैं, वेब सर्वर्स हैं, थिन क्लाइंट्स हैं जो आपके लेफ्ट पे हैं, और ये आपका वर्चुअल एप्लीकेशन सर्वर बन गया जिसमें एप्लीकेशन सर्वर्स हैं बहुत सारे, और जो एप्लीकेशंस थी वो डेटाबेस, ERP, लेगेसी सिस्टम, मिडलवेयर वो मौजूद हैं। सो ये हम बात कर रहे थे कि इस तरीके से इसने काम किया। सो द वर्चुअल सर्वर टेक्स रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट्स एंड वेब सर्वर्स on the left, runs the necessary business logic and provides connectivity to entire range of backend system on the right। The goal of the application server was to automate। पहला काम ये था कि सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएं, ह्यूमन इंटरफेरेंस मिनिमम हो जाए, मैनेज टेक्निकल टास्क इन द डेवलपमेंट एंड रनिंग ऑफ इंटरबेस सिस्टम। और जो टेक्निकल टास्क हैं मैनेज करने के लिए कि मिडलवेयर को कैसे उसने कनेक्ट करना है, जो ERP से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो जो यूज़र एंड पे, थिन क्लाइंट पे या वेब सर्वर पे है या क्लाइंट जो बैठा हुआ है उसको कैसे पहुंचानी है, ट्रांसलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे करनी है, ये जो मैनेजर जो टेक्निकल टास्क थी इनकी मैनेजर रोल जो है ऑटोमेटिकली उस एप्लीकेशन सर्वर का एक ज़रूरी काम बन गया। द रिज़ल्ट, उसके रिजल्ट क्या हुआ, डेवलपर्स कैन फोकस मोर ऑन बिजनेस इश्यूज रादर देन टेक्निकल डिटेल। उसकी वजह से क्या हुआ कि अब डेवलपर को जो है ना वो बिजनेस प्रोसेसेस को कंप्यूटराइज करना, उनको इवॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया, बजाय इसके कि वो ये देखते रहें कि यार ये मैं जो ट्रांसलेशन है वो कैसे करूं, और रादर देन बीइंग लॉस्ट इन ट्रांसलेशन दे वर फोकसिंग ऑन बिजनेस इश्यूज। सो ये वंस अगेन हम फिर से फिगर देख लेते हैं कि जो हमने बात की कि यहाँ पे हमारे वेब सर्वर्स हैं, वेब ब्राउज़र, वेब क्लाइंट मौजूद है। उसने यहाँ से समझें कि अगर डेवलपर बैठा हुआ है तो वो अपने इन एप्लीकेशन सर्वर की वजह से वो अपने प्रोसेसेस को देख रहा है कि क्या काम करना है,
जो लेगेसी सिस्टम्स के ज़रिए चीज़ें आ रही हैं वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन सर्वर ने उनकी ट्रांसलेशन करनी है, ताकि जो एक हमारा क्लाइंट बैठा हुआ है उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसी की फॉर्म में, उसी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चले जाए, ना कि एक डेवलपर यहाँ पे बैठ के सोचे कि यार ये डेटाबेस और ईआरपी सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन दोनों आई हैं इनको मैं कैसे कंबाइन करूँ, इसको किस फॉर्म में प्रेजेंट करूँ। सो ये प्रेजेंटेशन जो है ये ऑटोमेटिकली ये जो इन दोनों का मिक्सचर है वो एप्लीकेशन सर्वर कर सकता है। जो डेवलपर बैठा हुआ है वो पेज लेगा, पेज में उसने एक डेटाबेस की इंफॉर्मेशन का अगर फील्ड डाल दी, एक ईआरपी की डाल दी, तो वो खुद ब खुद वहाँ से आ जाएगा वेब एप्लीकेशन सर्वर जो है वर्चुअल एप्लीकेशन सर्वर के ज़रिए, और वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। सो इसके लिए फिर इंटरबेट सिस्टम के लिए उन्होंने क्या किया कि जावा एक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म लेके आए। जावा has been in many cases the starting point for the development of internet based system with an open system architecture. So Java जो लैंग्वेज थी उसने आके एक तरह से ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर जो हम बात करते आ रहे थे पीछे, अब उसकी एग्जांपल भी आ गई कि ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर डेवलप किया जो कि टोटल इंटरनेट बेस्ड सिस्टम था। और ओरिजिनली it was developed to provide applets that run on web clients. So applet क्या है कि ये एक बहुत ही छोटे लेवल का प्रोग्राम है जो बड़ी लो लेवल की टास्क कर रहा है किसी भी वेब क्लाइंट के ऊपर, और वो आपको एक तरह से चीज़ें करके दे रहा है। तो कोई एक सिंपल फंक्शन कर रहा है, लाइक डिस्प्ले का ही फंक्शन कर रहा है या आपको ग्राफिक्स दिखा रहा है। सो जो हमने वेब जावा जब बनी थी तो वो डेवलप हुई थी कि वो एक तरह से एप्लेट्स रन करें। इवॉल्व्ड इनटू अ फुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो इवॉल्व हो गई फुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और एक फुल फ्लैज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई। गोल क्या था इसका कि प्लेटफॉर्म फॉर इंडिपेंडेंट लैंग्वेज दैट कुड रन ऑन एनी सिस्टम। इसका गोल ये था, क्योंकि ये इंटरनेट बेस्ड लैंग्वेज बन रही थी, तो इसका गोल ये था कि ये एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज हो, चाहे वो विंडोज़ पे रन हो, चाहे वो यूनिक्स पे रन हो, चाहे वो एप्पल पे रन हो या आईओएस पे रन हो या मैकिंटॉश पे रन हो, तो उसको प्लेटफॉर्म कोई सा भी हो, ये एक लैंग्वेज हो जो सारे प्लेटफॉर्म पे रन कर रही हो। प्रॉमिस एप्लीकेशंस पोर्टेबिलिटी, अब इससे क्या हो रहा था कि एप्लीकेशन जो आपने एक जावा में बना ली वो विंडोज़ पे भी रन हो जाएगी, वो यूनिक्स पे भी रन हो जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट वंस रन्स एनीवेयर, कहीं पे भी एक दफ़ा बना ली गई वो एप्लीकेशन अब कहीं पे भी रन हो सकती है। बट इट डिडंट लिव अप टू प्रॉमिस, इवॉल्व इनटू अ स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग सर्वर साइड एप्लीकेशन। ये अपनी वो प्रॉमिस तो पूरी ना कर सकी, बल्कि इसकी एवोल्यूशन हो गई कि ये एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म बन गया फॉर डेवलपिंग सर्वर साइड एप्लीकेशन। तो सर्वर पर जो एप्लीकेशंस रन होंगी वो तो जावा में होंगी, तो एक तरह से एनीवेयर तो नहीं हो रही, लेकिन सर्वर के लिए ये कि स्टैंडर्ड बन गया कि सर्वर पे अब जो कुछ भी रन होगा वो जावा पे रन होगा। सो जावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को अगर हम देखें, सो ये उसका एक पूरा इनपुट आउटपुट आप अपनी बना रहे हैं और आपने इसमें इस तरीके से इंपोर्ट कर रहे हैं और आप अपना काम कर रहे हैं, और उसकी जो आउटपुट बन रही है वो कुछ इस किस्म की बन रही है। सो ये एक तरह से जावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल एक उन्होंने दे दिया, और ये एक से ज़्यादा फाइल्स आप खोल के इस पे काम करते चले जाएं और वो आपका काम खुद ब खुद उस सूरत में बनता चला जाएगा लैंग्वेज में। जावा का मेजर कंपोनेंट्स इन जावा सर्वर साइड प्लेटफॉर्म क्या थे? एंटरप्राइज जावा बीन्स, ये जावा बीन्स हमने बनाए। प्री कॉन्फ़िगर्ड पीस ऑफ कोड दैट आईएस स्टाफ नो लॉन्गर हैव टू बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। तो हम बीन्स इसीलिए कहते हैं कि छोटे छोटे पीसेस कोड के बनाए हुए हैं, उनको हम और वो कॉन्फ़िगर्ड हैं, उनको हमें सिर्फ
स्क्रैच से बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनको बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के स्टाफ वाले। जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन या जावा 2 EE कहलाता था, डिफाइंस अ स्टैंडर्ड फॉर डेवलपिंग इंटरनेट बेस्ड एंटरप्राइज एप्लीकेशन। फॉर एंटरप्राइज एप्लीकेशन उन्होंने जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन बना दिया। जावा 2 EE के साथ ये ज़्यादा मशहूर है और उसको हम एंटरप्राइज के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू बिल्डिंग ऑनलाइन बिजनेस सिस्टम फ्रॉम स्क्रैच और पैकेज्ड ऑनलाइन business system because of their multi-vendor platform capability and pre-built reusable component। So अब ये एक तरह से ऑनलाइन बिजनेस सिस्टम के लिए एक जो है वो ऑल्टरनेटिव के तौर पर आ गया कि आप अगर यूज़र जो बनाना चाह रहा है वो अगर स्क्रैच से बनाना चाहता है तो वो स्क्रैच से बना ले, या अगर उसको कोई पैकेज बनाया बाय करना है तो वो बाय कर ले, क्योंकि इसमें जो है मल्टी वेंडर प्लेटफॉर्म पे ये यूटिलाइज हो सकता है। और फिर इसमें रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं, आप वही है कि उन बीइंग छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं उनको यूज़ कर लें और आप अपने मतलब की चीज़ बना लें। माइक्रोसॉफ्ट कम्पीट्स विद इट्स ओन वर्जन। अब जावा के अगेंस्ट माइक्रोसॉफ्ट को भी कुछ करना था, माइक्रोसॉफ्ट ने फ़ौरन ही अपना वर्जन ले आए, वो कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ले आए जिसमें आप ऑब्जेक्ट मौजूद थे और उनको ज्वाइन कर लें। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल आ गया कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे भी उन कंपोनेंट को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। वेब सर्विसेज में वेब बेस्ड एप्लीकेशंस दैट डायनेमिकली इंटरेक्ट विद अदर वेब एप्लीकेशंस यूजिंग SOAP, using open standards that include XML, UDDI and SOAP। XML के एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, UDDI जो है यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी इंटीग्रेशन है, और SOAP जो है वो सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल है। वेब सर्विसेज के अलावा हमारे पास एक सिस्टम ओरिएंटेड आर्किटेक्चर भी आ गया। डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटेड कलेक्शंस of a smaller loosely coupled service provider, a collection of services or software agents that communicate freely with each other। So हम इनकी तरफ आ गए। XML extensible markup language is a markup language that defines a set of rules for encoding documents in a format which is both human readable and machine readable। So हमने उसको encoding के लिए यूज़ कर लिया जो ह्यूमन के लिए भी आसान हो और मशीन के लिए भी आसान हो। UDDI जो है is an XML based registry for businesses worldwide to list themselves on the internet। So एक रजिस्ट्री बना दी जिसमें वो रजिस्टर हो सकते थे। Its ultimate goal is to streamline online transaction by enabling companies to find one another on the web and make their system interoperable for e-commerce। So चाह ये रहे थे कि जो कंपनीज हैं वो वेब पे एक दूसरे को देख सकें और वो अपने आपस में ई-कॉमर्स की ऑपरेबिलिटी को एक्सप्लोर कर सकें। सो उसके लिए ये बना दिया। अब वेब सर्विसेज के जो एडवांटेजेस थे फॉर ई बिजनेसेस, अलाउ कंपनीज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डूइंग ई बिजनेसेस, टू डिप्लॉय सोल्यूशन फास्टर, नीड अ कॉमन प्रोग्राम टू प्रोग्राम कम्युनिकेशन मॉडल। ये कंपनीज को कॉस्ट के लिए जो करने की बिजनेस के लिए डिप्लॉय करने के लिए आसान हो जाता था, और प्रोग्राम टू प्रोग्राम कम्युनिकेशन मॉडल जो है इसका बन गया। अलाउ हेट्रोजीनियस एप्लीकेशन टू बी इंटीग्रेटेड मोर रैपिडली, ईजली एंड लेस एक्सपेंसिवली। अब डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस जो हैं, यानी एक तरह की एप्लीकेशन को हम होमोजीनियस कहते हैं और जो एक से ज़्यादा तरह की एप्लीकेशंस हैं उनको हम हेट्रोजीनियस कहते हैं। सो हेट्रोजीनियस एप्लीकेशन को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करना, कम्युनिकेट करना आसान कर दिया उसने। फैसिलिटेट डिप्लॉइंग एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू बिजनेस फंक्शन ओवर वेब, और इसने फैसिलिटेट किया कि हम आराम से डिप्लॉय कर सकें, अवेलेबल कर सकें बिजनेस फंक्शन ओवर द वेब। सोप जो था वो सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल है, एक्सचेंजिंग XML मैसेज ऑन अ नेटवर्क। ये XML मैसेजेस को नेटवर्क पे एक्सचेंज करता था। लाइक RPC, इट प्रोवाइड्स अ वे टू कम्युनिकेट बिटवीन एप्लीकेशन। सो RPC की तरह, रिमोट प्रोसीजर कॉल्स की तरह ये भी कम्युनिकेट करता था बिटवीन प्रोसीजर्स एप्लीकेशंस। अनलाइक RPC, इट्स कम्युनिकेट ओवर HTTP। ये हालांकि
जो है HTTP पे काम कर रहा था। Because HTTP is supported by an internet browsers and servers, SOAP can run on different operating system with different technologies and programming language। क्योंकि वो HTTP हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो ओपन है और इंटरनेट ब्राउजर्स के लिए यूज़ हो रहा है, तो SOAP भी इसी तरह से डिफरेंट टेक्नोलॉजीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए काम कर सकता था। WSDL या वेब सर्विसेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज जो है डिस्क्राइबिंग इंटरफेसेस ऑन वेब सर्विसेज। सो वेब सर्विसेज के दरमियान जो इंटरफेस बनाना होता था वो WSDL की तरफ बनाते थे। और UDDI का काम जो है वो मैनेजिंग रजिस्ट्रीज ऑफ वेब सर्विसेज है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। सो वेब सर्विस का मॉडल जो बना कि आपने सर्विस डिस्क्रिप्शन दी, सर्विस यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर है उसने सर्विस डिस्क्रिप्शन दी, वो पब्लिश हुई WSDL और UDDI के तरफ सर्विस रजिस्ट्री में। जो सर्विस रिक्वेस्टर है वो फाइंड कर रहा है WSDL और UDDI से, और ये एक दूसरे को आपस में बाइंड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो ये एक सर्विस मॉडल है। रूल्स इन वेब सर्विस आर्किटेक्चर क्या है? सर्विस प्रोवाइडर ओनर ऑफ द सर्विस प्लेटफॉर्म दैट होस्ट एक्सेस टू द सर्विस। सर्विस रिक्वेस्टर जो है वो business that requires certain functions to be satisfied, applications looking for and invoking an interaction with the service। so सर्विस प्रोवाइडर जो है वो सर्विस ज़ाहिर बात है ओन करता है, प्लेटफॉर्म पे एक्सेस देता है। सर्विस रिक्वेस्टर जो है वो रिक्वेस्ट करता है सर्टन फंक्शंस टू बी सेटिस्फाइड उसकी बिजनेसेस के लिए, और फिर एप्लीकेशंस जो हैं वो लुक करना शुरू कर देती हैं, वो इन्वोक करती हैं और इंटरेक्ट करती हैं सर्विस के साथ। और सर्विस रजिस्ट्री जो है वो सर्चेबल रजिस्ट्री है जो कि सर्विस डिस्क्रिप्शन जिसमें रखी हुई हैं, वे सर्विस प्रोवाइडर पब्लिश देयर सर्विस डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे वो पब्लिश करते हैं, एक तरह से अवेलेबल करते हैं अपनी सर्विस डिस्क्रिप्शन को। ऑपरेशन इन वेब सर्विस आर्किटेक्चर क्या है? पब्लिश करना है सर्विस डिस्क्रिप्शन नीड टू बी पब्लिश इन ऑर्डर फॉर सर्विस रिक्वेस्टर टू फाइंड देम, उनको फाइंड करना है। सर्विस रिक्वेस्टर क्यूरीज द सर्विस रजिस्ट्री फॉर द सर्विस रिक्वायर्ड, फिर उनको बाइंड करना है। सर्विस रिक्वेस्टर इन्वोक्स और इनिशिएट्स ऑन इंटरेक्शन विद द सर्विस एट रन टाइम। सो जब रन टाइम पे सर्विस को इनिशिएट किया जाता है तो वो बाइंड हो जाती है, उसको बाइंड करने के लिए फिर वो फाइंड करती है, और सबसे पहले वो पब्लिश होनी चाहिए ताकि उसको ढूंढा जा सके। अगर वो पब्लिश नहीं है, आपने एक वेब पेज बना दिया और उसको पब्लिश नहीं किया तो गूगल उसको सर्च नहीं कर सकेगा। गूगल के सर्च करने के लिए उसका पब्लिश होना ज़रूरी है, फिर वो उसकी रजिस्ट्री में स्टोर हो जाएगा। फिर जब किसी ने आपके वेब पेज को सर्च करने की कोशिश की तो वो फाइंड करेगा और फिर वो पब्लिशर में जाके ढूंढेगा और फाइंड करके और फिर दिखा देगा आपको। द विजन ऑफ वेब सर्विस इज दैट modules of code can be assembled into services which in turn can be linked to create a business process at the moment it is needed and run across enterprises, computing platform and data model। तो वेब सर्विसेज का जो मॉड्यूल है, विजन है, वो ये है कि वो मॉड्यूलर हो, कोड जो है डिफरेंट कोड्स के मॉड्यूल्स को लेके उनको हम असेंबल करें, उनको एक सर्विस बना दें, वो जो है सर्विस जो है वो लिंक कर हो जाए बिजनेस प्रोसेस से, और फिर वो रन करे पूरी एंटरप्राइज पे, चाहे वो कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पे हो चाहे वो डाटा मॉडल पे हो। देयर आर टू डेवलपमेंट मॉडल, वन is to wrap an XML wrapper around an existing piece of code that perform a specific function। एक सबसे पहले जो हमने जैसे मार्कअप लैंग्वेज कही थी उसके ऊपर एक तरह से रैपिंग कर देते हैं। ये ऑब्वियसली IS के लोगों का काम है कि वो रैपिंग कर देते हैं अराउंड एन एग्जिस्टिंग पीस ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है, जैसे कि सर्च करके ला के दे रहा है, आपने उसके ऊपर रैप कर दिया और वो उसने आपका वो वाला काम करके दे दिया। एक्सपोजेज इट, फिर उसको दिखा दे, क्योंकि पहले रैप किया फिर उसका एक तरह से अनरैप करे। देन गिव इट अ इंटरनेट एड्रेस एंड लेट अदर यूजर यूज इट फॉर अ फी। फिर उसको दूसरे यूजर जो हैं उनको वो किसी फी के लिए चार्ज करके उसको यूज करने की दे दे। सेकेंड वे टू बिल्ड अ वेब सर्विसेज, यूज समवन एल्स वन
यूज वन समवन एल्स हैज ऑलरेडी एक्सपोज, और दूसरा तरीका ये है कि यूज वो करे जो दूसरे ने ऑलरेडी एक्सपोज कर दिया। द फॉलोइंग केस इलस्ट्रेट्स द बेसिक्स ऑफ बिल्डिंग अ वेब सर्विस। अब हम देखते हैं कि बेसिक्स क्या हैं वेब सर्विस बिल्ड करने की। ट्रेडिशनल वेब बेस्ड सिस्टम क्या होता था? मैनी वेब बेस्ड सिस्टम्स आर स्टिल ऑर्गेनाइज एज सिंपल क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अभी भी जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है वेब बेस्ड, अभी भी बहुत सारे चीज़ें उसी तरह से हो रही हैं। सर्वर फैचेस डॉक्यूमेंट फ्रॉम लोकल फाइल, और वो वेब सर्वर पे देता है, और वेब सर्वर से वो जो रिस्पॉन्स होता है वो ब्राउज़र से आ जाता है। तो पहला ये होता है कि गेट डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट HTTP आपने यहाँ से दी, उसने वेब सर्वर पे गया, वेब सर्वर जो है वो लोकल फाइल उस सर्च करके लाया, आपको दिया और आपको दिखा दिया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरीके से काम हो जाता था। द कोर of a website, a process that has access to a local file system storing document. So जो core है वो ये है कि यहाँ से आपने लोकल फाइल जहाँ पे HTTP वो फाइल पड़ी हुई है वो आपने फैच करनी है, और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर वो सारे प्रोसेसेस हैं जो कि उसके अंदर डिफाइन किए हुए हैं। फिर हम हाउ टू रेफर टू अ डॉक्यूमेंट, वो जाहिर बात है हम एक्चुअली HTTP लिखते थे और उसका पूरा साइट दे देते थे www, तो आपने एक तरह से रेफर कर लिया। अब वो जो रेफर किया है वो आपका लोकल फाइल पे गया वेब सर्वर के थ्रू, और वो फाइल फैच करके आपको डिस्प्ले कर दिया। अब आपके लिए वो ब्राउज़र में नज़र आना शुरू हो गया। ये आप जाहिर बात है हमने कहा कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और URL या वही www.google.com से आप फर्च कर रहे हैं। सो ये क्या है? अ रेफरेंस कॉल्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज यूज्ड टू रेफर अ डॉक्यूमेंट। द DNS नेम ऑफ इट्स एसोसिएटेड सर्वर along with the file name is specified. The URL also specifies the protocol for transferring the document across the network. So अगर URL में देखें तो HTTP का मतलब ये है कि हम HTTP का प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं। अगर हम हाइपर टेक्स्ट नहीं यूज़ कर रहे और हम FTP यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब हम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं। और इसी तरह से हम अगर एग्जांपल देखें, सो अगर हम केस एग्जांपल देखें, सो ये www.csc.unl.edu ये तो वेब पेज बता रहा है, फिर उसकी वो डायरेक्टरी बता रहा है ULU, फिर CSC E855 नोट्स web-system.ppt। सो ये उस एग्जैक्ट फाइल बता रहा है। ये फाइल वेब सिस्टम की जो PPT है वो हमने कहाँ से उठानी है उसके बारे में ये पूरा इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये जो पूरा है ये URL है, ये उसका वेब पेज है, ये उसकी सब डायरेक्ट यानी ये यूज़र की एक तरह से उन्होंने पोर्टफोलियो बना दिया है। एजुकेशन में जो बनाते हैं तो वो इस तरह से टिल्डा डाल के दे देते हैं, तो YLU का है हो गया। फिर कोर्स का नाम की सब डायरेक्टरी बना दी है, फिर नोट्स की बन गई है, और नोट्स के अंदर फिर वो फाइल मौजूद है। सो इस तरीके से आपने उसको एक्सेस कर लिया। So a client interacts with web server through a special application known as browser. What's the key function of a browser responsible for displaying documents? So ये आप लोगों को पता ही है कि ब्राउज़र जो है वो डिस्प्ले करता है। वेब सर्वर का क्लस्टर्स किस तरह से बनते हैं कि बहुत सारे वेब सर्वर्स यूज़ कर रहे हैं, वो लैन पे मौजूद हैं और फ्रंट एंड पे रिक्वेस्ट जा रही है और रिस्पॉन्ड जा रहा है। सो ये हम इसलिए करते हैं कि इनको रेप्लिकेट इसलिए कर देते हैं कि एक वेब सर्वर पे अगर बहुत सारी रिक्वेस्ट गई हुई हैं तो दूसरा वेब सर्वर अवेलेबल हो जाए यूज़ के लिए, इससे परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है। द फ्रंट एंड कैन बी डिज़ाइन इन 2 वेज। एक जो फ्रंट एंड होता है वो उसको 2 तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर स्विच जो सिंपली पासेस डाटा सेंट अलॉन्ग विद द TCP connection to one of the servers depending on some measurement of the server's load. So जो ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल है उसके ऊपर वो जो है हम अपने ट्रांसपोर्ट लेयर पे दे देते हैं और वो पास करता है और ये देख लेता है कि सर्वर लोड कितना है। फिर दूसरा तरीका ये है कि कंटेंट अवेयर रिक्वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है कि क्या वो सबसे पहले करता है
कि इट फर्स्ट इंस्पेक्ट द HTTP रिक्वेस्ट एंड डिसाइड विच सर्वर इट शुड फॉरवर्ड दैट रिक्वेस्ट टू। सो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट को देखता है, उसके कंटेंट को देखता है और फिर ये सोचता है कि इस कंटेंट की बेस पे डिसाइड करे कि किस सर्वर को भेजें। तो एक सर्वर के लोड को देख के किया जा सकता है, दूसरा जो है सर्वर के जो रिक्वेस्ट के कंटेंट को देख के उस सर्वर को भेजा जा सकता है, स्पेसिफिक सर्वर को। For example, if the front end always forward request for the same document to the same server, the server may cache the document resulting in a better response time. So cache कैसे बनती है कि एक चीज़ की अगर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हो तो उसकी एक कैशे मेमोरी में एक उसकी डुप्लीकेट बन जाती है, तो ताकि वो लोगों को इजीली प्रोवाइड की जा सके। Approach that combines the efficiency of transport layer with switch and the functionality of content aware distribution has been developed. तो अब अप्रोचेज ऐसी बन गई हैं जो दोनों चीज़ों को ट्रांसपोर्ट लेयर पे सर्वर लोड को भी देख रहा है और कंटेंट अवेयर डिस्ट्रीब्यूशन को भी देख रहा है और दोनों को कंबाइन करके काम कर रहा है। Another alternative to set up a web server cluster is to use round robin DNS. Round robin का मतलब ये है कि आप DNS को घुमा देंगे, आप राउंड रॉबिन का ये मतलब है कि आप DNS को घुमा देंगे। विद राउंड रॉबिन DNS अ सिंगल डोमेन नेम इज एसोसिएटेड विद मल्टीपल IP एड्रेसेस। आपने मल्टीपल IP एड्रेसेस को वो दे दिया। व्हेन रिजॉल्विंग अ होस्ट नेम, अ ब्राउजर विल रिसीव अ लिस्ट ऑफ मल्टीपल एड्रेसेस, ईच एड्रेसेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ सर्वर। सो जब किसी होस्ट को हम देखना चाह रहे होंगे तो ब्राउजर को मल्टीपल एड्रेस मिल जाएंगे और हर एड्रेस जो है वो एक सर्वर को के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा होगा। नॉर्मली ब्राउजर चोज द फर्स्ट एड्रेस ऑन द लिस्ट बट मोस्ट DNS सर्वर्स सर्कुलेट द एंट्रीज। यूजली क्या होता है कि DNS में डोमेन स्पेसिफिकेशन होती है, इसमें जो है नॉर्मली जो है वो ब्राउजर पहला एड्रेस को देख लेता है, बट समटाइम्स जो है DNS जो है वो सर्कुलेट भी कर देता है ताकि as a result simple distribution of request over the servers in the cluster is achieved. सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है कि पहली रिक्वेस्ट आई पहले सर्वर को, दूसरी रिक्वेस्ट आई दूसरे सर्वर को, तीसरी रिक्वेस्ट आई तीसरे सर्वर को चले जाए, तो उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप एक तरह से अपनी रिक्वेस्ट को, एक ही सर्वर को जो है वो लोड नहीं पड़ रहा। राउंड रॉबिन का ये फ़ायदा हो जाता है। अब अगर हम वेब सर्वर्स की केस एग्जांपल देखें तो करेंसी कन्वर्टर है। The steps involve is exposing the code, writing a service description, publishing the service, finding the service, invoking a web service. सबसे पहले आपने कोड लिखना है, उसको एक्सपोज करना है, फिर उसकी सर्विस डिस्क्रिप्शन लिखनी है, फिर जब सब सर्विस डिस्क्रिप्शन लिख दी कि भाई मैं करेंसी कन्वर्टर बना रहा हूँ, फिर आपने ये पब्लिश कर दिया। जब ये पब्लिश हो गई तो फिर किसी ने सर्विस को फाइंड किया और जब कोई फाइंड करने गया करेंसी कन्वर्टर को तो ये सर्विस इन्वोक हो गई और सर्विस अवेलेबल हो गई यूज़ के लिए। अब इसमें देखें तो अगर हम एग्जांपल देखें, एक्सपोज द कोड यूजिंग एन XML रैपर, क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन को अगर हम देख रहे हैं, सो करेंसी कन्वर्जन की जो है वो एक्सपोज हो गई। करेंसी कन्वर्जन वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन जो है वो आपने पूरी लिख दी URL में। फिर पब्लिश दी सर्विस इन अ UDDI रजिस्ट्री, आपने करेंसी कन्वर्जन डिस्क्रिप्शन जो है इसके अंदर डाल दी। फिर जो है वो XML और SOAP के ज़रिए जो है वो रैप हो गया प्राइसिंग वेब सर्विस में, और और रिक्वेस्ट जाएगी और इसी तरह से रिप्लाई जाएगी। जब इन्वोक अ वेब सर्विस यूजिंग अ SOAP एनवेलप, फिर SOAP एनवेलप में जो है वो प्राइसिंग वेब सर्विस की रिक्वेस्ट जाएगी और करेंसी कन्वर्जन को हमने इन्वोक कर दिया। अब जो भी करेंसी कन्वर्जन करना चाह रहा है वो इसको कॉल करेगा और वो इसको यूज़ कर लेगा। सो ये 5 पहले XML रैपर में आपने उसको डाल दिया, फिर उसको पब्लिश कर दिया, पब्लिश में जाके वो रजिस्ट्री में एक एंटिटी बन गया, फिर उसको फाइंड किया, फाइंड करके उसको इन्वोक कर दिया। सो ये 5 स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं किसी भी वेब सर्विस को लिखने के लिए।
अगर हम बैकेंड्स की एक वेब सर्विस की एग्जांपल को देख लें, मूविंग कंपनी विच इज़ यूजिंग वेब सर्विस इन इट्स होम डायरेक्ट यूएसए बिजनेस। अब ये एक मूविंग कंपनी है जो डिलीवर करती है लार्ज हाउस होल्ड अप्लाइंसेस पूरे अमेरिका में, यूजेस सम 1000 इंडिपेंडेंट एजेंट्स। वो 1000 इंडिपेंडेंट एजेंट्स यूज़ करती है, फॉर्मली फैक्स और फ़ोन दीज एजेंट्स टू अरेंज डिलीवरी। पहले ये होता था कि वो फ़ोन करते थे, फैक्स करते थे, या जो उनको बीप कर देते थे और वहाँ से वो ढूंढते थे और फिर उनको काम देते थे। स्लो एंड नॉट इक्विटेबल टू ऑल एजेंट्स। अब वो स्लो प्रोसेस था ये, जाहिर बात है, और हर वक्त हर एजेंट अगर वो कहीं बाहर गया हुआ है और अवेलेबल नहीं है तो मुसीबत हो जाती थी। क्रिएटेड एन ऑनलाइन ब्रोकिंग सिस्टम। उन्होंने एक ऑनलाइन ब्रोकिंग सिस्टम TBE के नाम से कर दिया और यूज टू टेंडर जॉब्स टू ऑल एजेंट्स। अब उसमें क्या करते थे कि वो जॉब जैसी आती थी उसको टेंडर कर देते थे, अवेलेबल कर देते थे ऑल एजेंट्स को। वंस एक्सेप्टेड, जैसे ही कोई एक एक्सेप्ट कर लेता था, अदर्स को वो अनअवेलेबल हो जाती थी। रिजल्ट क्या हुआ कि लोअर टेंडरिंग कॉस्ट, टेंडर की कॉस्ट लोअर हो गई, फास्टर कस्टमर सर्विसेज हो गई, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एजेंट्स ट्रक हो गई। अब जो भी ट्रक जो था, जो अवेलेबल करीब तरीन होता था, वो अवेलेबल हो जाता था, उसकी यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी हो गई। सो एफिशिएंट ऑफर लोअर मार्जिन जॉब्स टू एजेंट्स। और ये इतना एफिशिएंट हो गया कि वो फिर जो मार्जिन था वो उन्होंने अपना कम कर दिया और एजेंट्स को लोअर मार्जिन पे भी वो अपनी चीज़ें देने के लग गए। जाहिर बात है, इससे क्या फ़ायदा हुआ? इंक्रीजेस शिपिंग वॉल्यूम एंड रेवेन्यूज़। अब वो जो उनकी शिपिंग और वॉल्यूम था वो बढ़ गया, और जब भी शिपिंग वॉल्यूम बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा। बेकन्स ने फिर अपना ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बना लिया, बिल्डिंग द सिस्टम। अब वो बिल्ड कर रहे हैं सिस्टम को। रिक्वायर्ड कमिटमेंट फ्रॉम सेवरल मूविंग पार्टनर। अब उनकी वो जो मूवमेंट की पार्टनर हैं उनकी जाहिर बात है कमिटमेंट चाहिए, और वो एक इंटर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। इन्वॉल्वमेंट में क्या है इम्पॉर्टेंट, बट इक्वली इम्पॉर्टेंट वॉज देयर कंफर्ट विद वेब सर्विस। ऑब्वियसली इन्वॉल्वमेंट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो ये कंफर्टेबिलिटी हो कि आप वेब सर्विसेज को यूज़ कर लेंगे। अब अगर हम वेब सर्विसेज को ऑन द फ्लाई डेवलपमेंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, उसकी एक देखते हैं। प्रिपेयरिंग for on the fly web services development. Whereas these can help enterprises develop system faster, the technology might have other ramifications. So on the fly का मतलब ये है कि हम बड़े आसानी से ऐसे करके वेब सर्विसेज डेवलप कर सकते हैं। जाहिर बात है कि जब भी ये ऐसी कोई चीज़ होगी तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस, अपनी प्रॉब्लम्स होंगे, उनको हम रेमिफिकेशंस करते हैं। CIOs वुड डू वेल टू प्रिपेयर फॉर। अब CIO को यहाँ पे बड़ा मेहनत करनी पड़ती है अगर उसने ऑन द फ्लाई काम करवाना है। पॉसिबली अनदर राउंड ऑफ इवन मोर पावरफुल ऑन द फ्लाई एंड यूजर डेवलपमेंट, और उसको एक राउंड और करवाना पड़ जाता है ऑन द फ्लाई और उससे ज़्यादा पावरफुल यूजर डेवलपमेंट का। पॉसिबली अनदर राउंड ऑफ इवन मोर पावरफुल ऑन द फ्लाई एंड यूजर डेवलपमेंट। सो CIO को जो एंड यूज़र, जो यूज़र हैं उस वेब सर्विसेज के, उनके लिए एक और ऑन द फ्लाई ट्रेनिंग सेशन करना पड़ जाता है, और जो और मोर एक्सटेंसिव, मोर पावरफुल होना चाहिए ताकि वो उसको फ़ौरन ही यूटिलाइज भी कर सकें। सो हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ। स्प्रेडशीट, 4GLs, वेबसाइट्स जो हैं वो फिर से आ गई हैं। पर्सनल silos ऑफ डाटा एंड एप्लीकेशंस, जो पर्सनल लोगों ने अपनी स्टोरेज कैपेसिटी बना ली है जिसमें उन्होंने डाटा और एप्लीकेशंस फिर से डालना शुरू कर दिया है, यानी हम वापस घूम फिर के फिर अपने यूज़र एंड की तरफ आना चाह रहे हैं। सो IS मैनेजमेंट कैन एड्रेस इन एडवांस दिस टाइम। अब IS मैनेजमेंट को इस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए, यानी हम पर्सनल से शुरू हुए थे, फिर हम क्लाइंट सर्वर पे आए, फिर हमने उसको इंटीग्रेट किया, फिर वेब सर्वर्स पे आ गए, एंड सो ऑन सो फोर्थ, और अब हम घूम फिर के वापस स्प्रेडशीट और जो है ना पर्सनल
टावर स्टोरेज एरियाज़ की तरफ जा रहे हैं, पर्सनल सिलोज हम उनको कह रहे हैं। अब इस काम के लिए जो IS मैनेजमेंट उसको तैयार रहना चाहिए, else user will take development into their own hand as they have done so eagerly in the past। तो यूज़र फिर उसी तरह से अपने लिए ऑन द फ्लाई डेवलपमेंट शुरू कर देंगे, और वो फिर जिस तरह पहले होता था कि एक एंड पे एक बंदे ने अपना एक कंपनी के अंदर ही एक ऑफिस ने अपना सिस्टम बना लिया और मैनेजमेंट को पता ही नहीं है, सो और बाद में जब वो इंटीग्रेट करने की कोशिश करें तो प्रॉब्लम हो रही है। अब इस वक्त बड़ी ज़रूरत है कि हम पहले से इसके लिए तैयार रहें। सो अगर हम समराइज करें आज के लेक्चर को, ट्रेडिशनल अप्रोच फ्रॉम द 1960 इवॉल्व टू गिव मोर डिसिप्लिन, कंट्रोल एंड एफिशिएंसी। हमने इसको इवॉल्व किया ज़्यादा डिसिप्लिन देने के लिए, कंट्रोल देने के लिए, एफिशिएंसी देने के लिए। फिर हमने मूव किया प्रोग्रामिंग फ्रॉम एन आर्ट टू क्राफ्ट, उसको आर्ट से हमने एक क्राफ्ट बना दिया, अवेलेबल कर दिया, कोई भी उसको कर सकता था। प्रॉब्लम्स ये हुई कि डेवलपमेंट टाइम, लो यूज़र इन्वॉल्वमेंट, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी था, उस जगह पे ये प्रॉब्लम आ रही थी। 1970s 80s डाटा ड्रिवन डेवलपमेंट हुई, स्ट्रेस इम्प्रूविंग अर्ली फेजेस इन डेवलपमेंट, उन्होंने अर्ली फेजेस ऑफ डेवलपमेंट में उसको स्ट्रेस किया। 4GL एंड सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग परमिटेड मोर रैपिड डेवलपमेंट। फिर हमारी 4GL और सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग ने जो है डेवलपमेंट को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। केस के तौर पर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर रीयूज को डिफाइन किया था। 1990s ने क्लाइंट सर्वर, इंटरनेट बेस्ड सिस्टम, इंटीग्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स एंड पैकेजेस कर दिए। 90s brought the need for integrated enterprise system and इंटरनेट बेस्ड सिस्टम। फिर जब इंटरनेट बेस्ड सिस्टम आ गया तो डेवलपमेंट नाउ फोकस ऑन द इंटरनेट इंटर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड इकोसिस्टम एप्लीकेशन सिस्टम व प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स आर इवन मोर इम्पोर्टेंट ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम। सो अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल और बढ़ गई है क्योंकि सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।